हेलो एवरीवन, आज है 25 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। 19 रुपये का शेयर है और एक महीने में अगर हम देखें तो तकरीबन 3% की तेज़ी भी है। ग्राफ इंटरेस्टिंग है, पहले तेज़ी आई थी 22 रुपये पर गया, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो 9 दिसंबर से लगातार ये गिरा है और लगातार यहाँ पर हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है और अभी भी वो रुकी नहीं है। इस बैंक को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है कि भैया इसको बेचने का प्लान है। ठीक है, एसबीआई यहाँ से बेचकर अपना हिस्सा बेचेंगे और कोई एक बड़ा प्लेयर आएगा खरीदेगा। कई सारे लोगों के नाम भी सामने आ रहे थे, इन सब में एक एक्सिस बैंक का भी नाम सामने आ रहा था। बात करेंगे वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 19 रुपये का शेयर है यस बैंक का। एक महीने में 3% की तेज़ी, एक साल में अगर हम देखें तो 5%, 5.5% का फॉल है। लेकिन अगर आप हायर लेवल से कंपेयर करोगे जो कि 32 रुपये का था, वहाँ से तो गिरावट कुछ ज़्यादा ही हमें देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 35% वहाँ से ही गिरता हुआ नजर आया है। और देखो ग्राफ इंटरेस्टिंग है, गिरावट आती है, थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर कोशिश करता है, लेकिन जो गिरावट अगस्त से शुरू हुई है, 1 अगस्त से, वो अभी भी रुकी नहीं। बीच में अगर अटेम्प्ट भी करें तो वो 12-15% का ग्रोथ दिखा देता है, लेकिन बाद में फिर से गिरावट यहाँ पर देखने को मिल ही जा रही है। और जो चर्चाएं हो रही थी एक्सिस बैंक को लेकर, तो यहाँ पर एक्सिस बैंक के जो एमडी एंड सीईओ है, उनका साफ साफ कहना है कि वी आर नॉट लुकिंग टू अक्वायर यस बैंक और आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई भी बैंक भी भैया अब बेचने की कगार पर है, लंबे समय से उसकी भी प्रोसेस चल रही है। बेचने को लेकर गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है कि भाई उसको भी हम बेच दें, वो भी बिक नहीं रहा है। और यहाँ पर यस बैंक को लेकर भी हम सब जानते हैं कि लगातार कोशिशें जारी है यहाँ पर। और अगेन मैं कहूँ, देखो यस बैंक में अगर आप एसबीआई का हिस्सा मिला लेते हो, बाकी इंडियन बैंकों का भी हिस्सा अगर आप मिला लेते हो, तो भी 50% नहीं बनता है। कुछ हिस्सा आपको एफआई से लेना पड़ेगा और तब जाकर आप 50% जोड़ पा रहे हो। तो सबको एक साथ लेकर आना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, वो भी किसी एक प्राइस पर। और दूसरी बात, जो भी आके खरीदेगा वो भी 50% में मानेगा कि नहीं, वो भी एक बड़ी बात होगी। और दूसरी बात यह है कि उसके अलावा अगर वो मान भी जाता है तो आरबीआई एग्री करेगा कि नहीं किसी फॉरेन प्लेयर को 50% देना इंडियन बैंक का, जो कि जनरली नहीं होता है ये चीज़। आरबीआई रेगुलेशन के हिसाब से वो सही नहीं है। तो बाहर का तो कोई आएगा कि नहीं वो तो कहना मुश्किल है। इंडियन भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये भी कहना मुश्किल है। दूसरी बात यहाँ पर है कि जिस वैल्यूएशन के ऊपर बेचने की कोशिश ये आज से 1 साल पहले कर रहे थे, आज वो वैल्यूएशन के ऊपर ये शेयर ट्रेड भी नहीं कर रहा है। तो अगेन अभी वैल्यूएशन का भी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर आने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर यस बैंक के अराउंड चल रही है। और एक्सिस बैंक तो मना कर दी कि भाई वो यहाँ पर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, चाहे वो यस बैंक हो या फिर चाहे वो आईडीबीआई बैंक हो। बड़ी क्वांटिटी में वॉल्यूम तो ट्रेड हो रहे हैं यहाँ पर, तकरीबन तकरीबन 4.5 करोड़ तक के शेयर हमें कल यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए थे। आज क्रिसमस की छुट्टी है तो बाजार आज बंद है। और जहाँ तक बात करी जाए इनका मार्केट कैप, तो 62,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। एक टाइम पे 400 रुपये पर ये शेयर ट्रेड कर रहा था और एक टाइम पे 5.5 रुपये पर भी था ये शेयर। ठीक है, और देखा जाए तो इसका 52 वीक्स का हाई तकरीबन 33 रुपये का है, लो तकरीबन 19 रुपये का है, और ये अभी उसी अपने 52 वीक्स के लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो देखना ये भी होगा कि अपने इस 52 वीक के लो को भी ये तोड़ता है कि नहीं। और अगर हम वैल्यूएशन के बारे में देखें तो देखिए इसका जो पी रेशियो है वो महंगा तो है, 35 का है ये। सेक्टर पी 17-18 का है। दो तो देखा जाए तो देखने में देखिए शेयर आपको लग सकता है कि पेनी स्टॉक है, 19 रुपये का शेयर है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से अभी अगर आप देख रहे हो तो अभी भी ये महंगे वैल्यूएशन की कैटेगरी में ही जा रहा है। रीज़न ये है कि बहुत सारे शेयर्स की यहाँ पर डंपिंग हुई है। देखिए यस बैंक क्राइसिस जब आया था, जब ये बैंक डूब रहा था, तो ऐसे में कई सारे बैंक्स ने इसको बचाया था। 10 रुपये के भाव पर इक्विटी खरीदी थी और 10,000 करोड़ रुपये रेज हुए थे, और उसके बदले 1,000 करोड़ इक्विटी और इश्यू हुई थी। तो आप समझ रहे हो कि जब नया स्टॉक अगर आता है, नई इक्विटी अगर आती है, तो प्राइस गिरता है उसके चलते। उसके बाद एफपीओ के जरिए भी उन्होंने तकरीबन 15,000 करोड़ रुपये रेज करे हुए थे 12-13 रुपये की प्राइस पर इक्विटी के ऊपर। तो और इक्विटी इन्फ्यूज़ हुई यहाँ पर। तो अब ये सोचो कि पहले अगर मान लीजिए कि यस बैंक के 1,000 करोड़ शेयर थे, बाद में और इन्होंने इक्विटी इन्फ्यूज़ करी, 2,000 करोड़ शेयर हो गए, फिर बाद में और इक्विटी इन्फ्यूज़ करी, तो बाद में 3,300 करोड़ शेयर्स हो गए यहाँ पर। तो इस तरीके से इनके नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो बढ़ते रहे, और जो वैल्यू होती है पर शेयर की वो घटती रही यहाँ पर। तो अगर आप वो देख रहे हो तो यहाँ पर वैल्यूएशन आपको महंगा लग रहा है, और सेक्टर मतलब ओवरऑल सेक्टर के मुकाबले। और जहाँ तक फाइनेंशियल देखे तो देखो पिछले 2-3 क्वार्टर के नंबर मुझे अच्छे लगे हैं इनके, 3 क्वार्टर के।
क्योंकि एटलीस्ट प्रॉफिट में तेज़ी आ रही है। इससे पहले क्या था कि देखो रेवेन्यू बढ़ रहे थे, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट में उतनी बड़ी तेज़ी नहीं थी, बल्कि कुछ क्वार्टर में प्रॉफिट अच्छे होते थे, बाद में कुछ क्वार्टर में प्रॉफिट घट जाते थे, भले ही रेवेन्यू बढ़ रहा हो। लेकिन लास्ट क्वार्टर में यह है कि रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रहे हैं पिछले 3 क्वार्टर में, और साथ ही साथ प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, ये ग्रोथ कंटिन्यूस रहना चाहिए। फिर पता चला कि अगले क्वार्टर में वापस से भैया जो लास्ट क्वार्टर में 565 मतलब करोड़ का प्रॉफिट था, वो फिर बाद में घट के 300 करोड़ या 400 करोड़ हो गए, तो अगेन वो फिर नेगेटिव चीज़ हो जाएगी। यहाँ पर लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो प्रॉफिट दिखना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी इसका महंगा है। वैल्यूएशन का तब सस्ता हो जाएगा जब इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यू लगातार बढ़ते हुए हमें नजर आए। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें, प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर है नहीं। जो राणा कपूर एंड फैमिली थे वो बेच बाज के लिए यहाँ से निकल चुके हैं। 0.25% म्यूचुअल फंड के पास है, 38.15% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, और 27% का स्टेक एफआईज भी यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल की होल्डिंग अगर देखो तो 22.44% है, अदर पार्टीज यहाँ पर 12.15% है। कोई मिलाकर उनके पास 34.60% का स्टेक। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर एसबीआई बेचने के लिए कोशिश भी करेगा यहाँ पर, तो बहुत सारे पछड़े यहाँ पर है, क्योंकि 51% का स्टेक जोड़ना ही बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा उनके लिए। क्योंकि अगर आप ये देखो तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का कुल मिलाकर भी 38.15% का ही स्टेक है। तो एफआईल्स से उनको 2-3 एफआईल्स को लेकर आना पड़ेगा, और इन सब को मिलकर किसी एक प्राइस पे, किसी एक वैल्यूएशन के ऊपर अग्री करना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा। और जो भी बड़ा प्लेयर आके खरीदेगा वो भी उस परसेंटेज पर अग्री होना चाहिए, उसके बाद आरबीआई भी उस परसेंटेज पर अग्री होना चाहिए। तो एक नहीं कई सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, और उसी को लेकर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे भी कि नहीं, वो एक सवाल होगा यहाँ पर। और 51% स्टेक के लिए भी कोई इंटरेस्टेड होगा, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा यहाँ पर यस बैंक में। और दिक्कत यही है कि देखो बेचने के लिए बहुत सारे लोग रेडी है, ठीक है। कई सारे बैंक जिसने यस बैंक को बचाया था क्राइसिस के दौरान में, उनको भी बेचना है, ठीक है, लेकिन वो नहीं बेच रहे हैं क्योंकि उनको क्लब में बेचना है। एसबीआई के साथ मिलकर कोई अगर बड़ा प्लेयर आता है तो तभी चीज़ें बेहतर होगी यहाँ पर। अगर वो ऐसे ही ओपन मार्केट में बेच देंगे तो अगेन एसबीआई के लिए ही दिक्कत होगी, बैंक को बिकने में ही दिक्कत होगी यहाँ पर। और ख़रीदारी के लिए भाई साहब देखते हैं कोई आता भी है कि नहीं, और उसी के ऊपर देखो चीज़ें डिपेंड करेगी। अगर मान लीजिए कि कोई बड़ा प्लेयर आने के लिए तैयार हो जाता है, सब कुछ स्मूथली चलेगा, तो शायद वापस एक बड़ी तेज़ी दिखाएगा। लेकिन अगर नहीं होगा, डिले होते रहेंगे, तो यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर 10-12% की तेज़ी भी आती है तो बाद में उतनी गिरावट भी आपको देखने को मिल जाएगी। और अभी अगर आप ये शेयर देखोगे तो अपने उसी 52 वीक्स के लो के आसपास ही है, जो कि 19 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो देखिए ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा यस बैंक के बारे में कि देखो एक टाइम का गोल्डन शेयर हुआ करता था, ये 400 रुपये पर ट्रेड करता था। बाद में कई सारी चीज़ें ऐसे सामने आई जिसने शेयर को तोड़ के रख दिया, और अभी भी ये उससे उभर नहीं पा रहा है। अभी भी दिक्कतें हैं यहाँ पर। देखते हैं कि चीज़ें कैसे पैन आउट होती है। आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स पर भी नज़र रहने वाली है इसकी, कि वो भी कैसे हमें देखने को मिलेंगे। ओवरऑल दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी यहाँ पर मत करना, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत सारी है यहाँ पर। कौन खरीदेगा, कौन आएगा, और अगर तेज़ी भी यहाँ पर अगर 10-12% की आती है बीच बीच में, तो प्रॉफिट करने मतलब प्रॉफिट लेके भागने वाले भी बहुत सारे लोग रहेंगे यहाँ पर। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है यस बैंक के लिए। है तो होल्ड करो, लेकिन हाँ आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ेगा, और बहुत ही अनरियलिस्टिक अप्रोच के साथ यहाँ पर नहीं आना चाहिए कि डबल हो जाएगा पैसा। नहीं, यहाँ पर अगर आप अप्रोच के साथ आ रहे हो, वो 12 से 15% के रिटर्न के साथ आप आ सकते हो यहाँ पर, जो कि बीच बीच में कभी भी एक मोमेंटम बनेगा और वो आपको दिखा देगा। बाद में हालांकि थोड़ी बहुत गिरावट भी दिखा देगा, तब तो आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि ओवरऑल बाजार में जो मैं रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मार्च से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर है तो होल्ड करो, लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है, मैं एटलीस्ट थोड़ा सा वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।